हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी के लिए, आप सभी की डिमांड पर एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो आ गई है मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और थंबनेल देखकर तुम लोग समझ गए हो, ये वीडियो है रिगार्डिंग किसके? यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी के बारे में, फ्रॉम ए टू जेड। कहां से शुरू करें, कहां तक जाएं, किस तरीके से उसकी तैयारी करें, प्रैक्टिस कैसे करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लाइफ कैसी है, और किस तरीके से सबसे लेटेस्ट एग्जाम यूपी पीजीटी 2021 में हमारे दोस्त, हमारे मित्र आकाश मालवी ने इस एग्जाम को क्रैक किया। ये सारी की सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो भाई एक काम कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक काम करना है। वो क्या काम करना है? वो करना है आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। सो प्लीज मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और दूसरा, इस वीडियो को लाइक करना, और आपके जितने भी दोस्त यूपी पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके जितने भी दोस्त किसी भी स्टेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें यह वीडियो जरूर भेजना। और समझना कि पीजीटी एग्जाम अगर तुम क्रैक करना चाहते हो तो क्या की पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, और किस तरीके से हमें किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है, क्या हैक्स हैं अच्छे रैंक लाने के, क्या हैक्स हैं 2 घंटे में होने वाले इस यूपी पीजीटी एग्जाम को अच्छी तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करने के। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस वीडियो के अंदर चलते हैं और आकाश सर से बात करते हैं और उनसे ही समझते हैं यूपी पीजीटी एग्जाम के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी पीजीटी 2021 के एक सक्सेसफुल एस्पायरेंट मिस्टर आकाश मालवी सर के साथ। तो अभी जो 2021 में पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 10 और यहाँ यूपी, मतलब यूपी पीजीटी का एग्जाम है। तो आज इस वीडियो में आप सभी को पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है यूपी पीजीटी का एग्जाम, कैसे इसकी तैयारी करते हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हमें इस एग्जाम की तैयारी करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो पीजीटी एग्जाम, और स्पेशली कहा जाए तो यूपी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती हैं, उन सारी क्वेरीज को आज हम लोग इस इंटरव्यू में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आकाश, आपका स्वागत है मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाल कर हमें इंटरव्यू के लिए हाँ बोला, क्योंकि सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। और एक बार प्लीज सारे के सारे स्टूडेंट्स को अपना थोड़ा सा इंट्रो बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या आपने किया, किस तरीके से आपने इस एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपकी क्या हिस्ट्री थी। एक छोटा सा इंट्रो आकाश। हेलो, मैं जैसे कि विमल ने बताया, मेरा नाम आकाश मालवी है और मैं बरेली शहर से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले मैंने जो अपना बीएससी किया वहाँ वो दर्ली से किया था, दर्ली कॉलेज बर्दी से। उसके बाद में मैंने जैम एग्जाम क्रैक किया था विमल के साथ ही। वहाँ से मैंने अपनी एमएससी करी और उसके बाद में वही नेट किया, गेट किया, और उसके बाद में हम लोग ये अलग निकल गया। विमल जो था वो अलग लाइन चला गया और मैं जो था वो कोचिंग फील्ड चला गया। एक ही टाइप की लाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन और ऑनलाइन चली। तो उसमें ये था कि मैंने पहले लोकल कोचिंग ज्वाइन करी थी, यहाँ वहाँ हरियाणा में किया, फिर कहीं पे यूपी में किया, ऐसे करके। फिर उसके बाद में लास्ट में मैंने कैरियर पॉइंट ज्वाइन किया। फिर उसके बाद में एट लास्ट एलएन ज्वाइन किया। एलएन ज्वाइन करने के बाद कोटा, मुंबई, ऐसे बहुत जगह घूमते घूमते मतलब कोचिंग इंडस्ट्री का पूरा मैंने एक्सपीरियंस किया। और फिर उसके बाद एट लास्ट कोविड आ गया और कोविड आते ही फिर क्या हुआ कि हम लोग घर पे बैठे और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि पीजीटी की वैकेंसीज आ गई। तो वैकेंसीज आ गई तो हमें अच्छा टाइम मिल गया फोकस करने के लिए पीजीटी पे। तो फिर वहां पे 1 साल का टाइम मिला और हमने फिर पीजीटी पे फोकस किया। उस टाइम फ्रेम में जितने भी एग्जाम आए थे हमने सब पे फोकस किया और फिर वहां पे फर्स्ट एग्जाम जो था वो पीजीटी का एग्जाम था। और फिर वहां पे पहले एग्जाम पे क्रैक हो गया और फिर ज्वाइनिंग भी अच्छी मिल गई, रैंक भी अच्छी आ गई। तो फिर उसको ज्वाइन किया और फिर अभी हम यहाँ पे फिलहाल हापुड़ में हूँ। मेरी जो ज्वाइनिंग है वो हापुड़ में एसएसबी इंटर कॉलेज है, एसएसबी इंटर कॉलेज में। और यहाँ पे फिर ज्वाइनिंग के बाद में अभी नवंबर में ज्वाइन किया, नवंबर में करने के बाद में भर्ती हूँ मैं भी यहाँ पे और अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है।
तो लगभग उसके बाद 1 साल हो चुका है आकाश, मतलब 1 साल होने वाला है। प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले तो इस जॉब का, कैसा एक्सपीरियंस रहा अपार्ट फ्रॉम ऑल योर प्रीवियस जॉब्स? कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी फैसिलिटीज मिलती हैं, और पीजीटी में अगर कोई स्टूडेंट अपना करियर देखना चाहता है तो कैसा भविष्य रहेगा इस लाइन में? टीचिंग जॉब तो देखो हमेशा से ही रॉयल जॉब होती है। एक तो क्या होता है कि आप बच्चों से एक तो इंटरेक्ट करते हो, हाँ, आप तो एक तो सोशल बहुत होते हो, ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो ये है। सही बात। तो और हम लोग स्टार्टिंग से क्या है टीचिंग जॉब में ही है, तो हम लोग ऐसे है कि कहीं और स्विच भी नहीं कर सकते, हमें उस जॉब में मजा आता है। हाँ, और हम लोग इंटेंशनली इस जॉब में गए हैं, ना कि हमें मतलब फोर्स किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे अच्छी बात है कि एक तो हमने प्राइवेट छोड़ के हम लोग गवर्नमेंट में आए, पहली बात तो ये है। और हम उस जॉब में आए जो हम चाहते थे, ठीक है, जो चाहते थे। और ये जॉब सबसे अच्छी जॉब है अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप अच्छे से अपने जो फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो और बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको सोसाइटी को कुछ देना है, कुछ पढ़ाना है, कुछ करना है, तो वो भी कर सकते हो। मैक्सिमम जो हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे इतना स्कोप नहीं है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी आप अगर केपेबल हो तो आप उससे कर सकते हो। और अभी जैसे हमारे स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, एसएसबी इंटर कॉलेज का, तो यहाँ पे हमने बहुत चेंजेस किए हैं। हमारे प्रिंसिपल सर है, उनके साथ में मिलकर हमने बहुत चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती, अगर आप चाहोगे तो पढ़ाई हो सकती है और बहुत अच्छे लेवल पे हो सकती है। अभी हमने एक दिन पहले स्मार्ट क्लास का इनोवेशन किया है अपने हार्वर्ड में, अपने स्कूल में। बहुत चीजें हैं, बहुत अच्छी जॉब है। तो मतलब यूथ जा रहा है इन इंस्टीट्यूट्स में, तो सीधी सी बात है। और इतनी अच्छी नॉलेज के साथ आप जैसे टीचर्स अगर पहुंचेंगे तो सीधी सी बात है कि पढ़ाई तो अच्छी होने वाली है। और सीधी सी बात है, मतलब जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उस पर आप वर्क कर रहे हो। सो काफी रिस्पॉन्सिबल जॉब भी है और काफी रेस्पेक्टफुल जॉब भी है। तो अगर जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ। यहाँ पे जो इंटरव्यू था ना, इंटरव्यू में ये समझो जितने आईआईटीएंस थे और एनआईटीएंस थे वहाँ मैक्सिमम बड़े बड़े थे। ओके। तो जो लोग यहाँ पे समझ जा रहे हैं ना वो आईआईटीएंस हैं, एनआईटीएंस हैं, तो फिर पढ़ाई का स्तर क्या होने वाला है? आज नहीं तो 10 साल बाद तो चेंज हो गई होगा। बिल्कुल। जैसे आईआईटी जैम एग्जाम आने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट आईआईटी से काफी ज्यादा इस समय करंटली अपनी सोसाइटी में प्रेजेंट है। अगर 10 साल पहले से कंपेयर किया जाए तो सीधी सी बात है, जो टीचर पहुंच रहे हैं इन अच्छे इंस्टीट्यूट्स में वो उनको और भी ज्यादा एम्पावर करेंगे। सो अगर स्टार्ट करते हैं बेसिक से, वन बाय वन आपके सारे क्वेश्चंस आप उसमें ही सेट करते जाइएगा। मुझे पता है बहुत सारे सवाल मेरे पास भी हैं, बहुत सारे जवाब आपके पास भी होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपने जो एग्जाम को जब अप्लाई किया तो पीजीटी यूपी पीजीटी का जो ये एग्जाम होता है इसकी क्या क्राइटेरिया है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसे दे सकता है? अगर पीजीटी की बात है तो केवल पीजीटी के लिए हमें मास्टर्स होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है अदर स्टेट में हमारे पास बीएड होना चाहिए, नहीं यूपी में क्या है बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है पीजीटी के लिए। लेकिन अगर आप पीजीटी में जाते हो तो वहाँ पे बीएड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो आपका केवल मास्टर्स होगा सफिशिएंट। और उसमें कोई मिनिमम परसेंटेज आकाश होता है? मिनिमम परसेंटेज तो 60% 60% होना चाहिए। ये यूपी एक्चुअली याद नहीं है, तो 55 के आसपास होगा, 55 या फिर 60 होगा। हम उसको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको यहाँ पर साइड में लिखकर दिखा देंगे। और अगर यूपी गवर्नमेंट स्टेट के अलावा किसी स्टेट की बात करें तो वहां पर बीएड भी होना चाहिए साथ में। बीएड कंपलसरी होता है, बिना बीएड के आप कोई टीचिंग एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन ये स्पेशल गवर्नमेंट में पीजीटी का। और आपने बीएड किया हुआ था? बीएड मैंने किया हुआ था। बीएड के यहाँ पे क्या है कंपलसरी नहीं है, लेकिन बीएड के इसमें मार्क्स मिलते हैं। कितने? अगर आपका बीएड है तो आपके शायद 3 या 5 कुछ ऐसे मार्क्स हैं, 3 मार्क्स है शायद बीएड के। सो मतलब एलिजिबिलिटी के लिए हम ये कह सकते हैं कि पीजीटी में बीएड यूपी पीजीटी में नहीं चाहिए होता है। अगर आपके पास बीएड का डिग्री है तो आपको 3 से 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वेटेज नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने से भी मिलता है? नेट के लिए भी 5 मार्क्स है वहाँ पे। तो अगर आपके पास पीएचडी है ना आपकी, अगर पीएचडी है तो उसके लिए है, नेट के लिए नहीं है, पीएचडी के लिए है 5 मार्क्स। ओके मतलब बीएड होगा तो 3 to 4 मार्क्स और अगर पीएचडी होगी तो भी आपके 5 मार्क्स। ओके ग्रेट। सो मतलब एलिजिबिलिटी के बारे में हमें बात पता चल गई। इसके अलावा सिलेबस की बात करेंगे तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पूरा सिलेबस देख लीजिएगा। तो तैयारी कैसे करिए आकाश इस एग्जाम की तैयारी, या फिर जो भी स्टूडेंट
इस एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं है हमारे पास। नहीं है बिल्कुल। तो उस गाइडेंस के रेफरेंस में आप पहले अपने बारे में ये बताइएगा कि आपने किस तरीके से तैयारी करी और आप क्या गाइड करना चाहते हैं अपने छोटे बड़े भाई बहनों को कि वो किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करें। जैसे कि अभी हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जुलाई में इसका फॉर्म यूपी 2022 में फिर से आया है, तो 3 से 4 महीने बाद एग्जाम होता है, या फिर आप खुद ही बता दीजिएगा। तो पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए कि कितने, जब फॉर्म फिलिंग डेट खत्म हो जाती है तो उसके कितने दिन बाद एग्जाम होने के चांसेस रहते हैं? अगर चांसेस तो देखिए कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि लास्ट का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जहां तक उम्मीद है पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग तो अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम होना चाहिए। अच्छा, आपका एग्जाम 3 से 4 महीने बाद हो गया था मतलब? हाँ, हम लोग की 6 महीने में ज्वाइनिंग हो। ओके ओके, 6 महीने में ज्वाइनिंग भी कर दी थी, ग्रेट। सो आकाश, यही थोड़ा सा अपने सारे मित्रों को, भाई बहनों को बताओ कि कैसे आपने तैयारी करी और कैसे तैयारी करनी भी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि मुझसे कोई कमी रह गई तो आगे वाले जो एस्पायरेंट्स हैं वो ये कभी गलती ना करें। सो प्लीज एक बार आप तैयारी का सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है सिलेबस। सबसे पहले आपके पास सिलेबस की पीडीएफ होनी चाहिए हार्ड कॉपी में, वो हमेशा आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, होता क्या है, लोग सिलेबस रख के पढ़ते रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि पढ़ क्या है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, रैंडमली उठाया पढ़ लिया याद कर लिया, कोई मतलब नहीं होगा इससे। सबसे पहले सिलेबस सामने रखिए और सिलेबस में जो है स्ट्रिक्टली इसके अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या पढ़ना है आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जैसे आप पीजीटी के सिलेबस में देखेंगे कि बहुत चीजें एडिशनल नई नई है जो कि हम नॉर्मली केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, जैसे नेट में या गेट में नहीं पढ़ते। जैसे कि आप मानिए इसमें दिया हुआ है डाई, तो डाई हम लोग नॉर्मल मतलब केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको एक दो क्वेश्चन आपको ऊपर ले जाएंगे। तो पहले उन पे फोकस कीजिए, क्योंकि नॉर्मल केमिस्ट्री तो हर किसी को आती है। उसके बाद में जो ये पॉइंट्स हैं जो जहाँ पे आपको लगता है कि ये कोई तैयार नहीं कर रहा होगा या फिर हम लोग तैयार करेंगे, या मेनली है कि इसका कंटेंट बहुत कम है, तो आप पहले उसका कंटेंट ढूंढिए और उसको फोकस करिए, उसको मतलब याद करिए और उसको तैयार करिए। उसके बाद में जो केमिस्ट्री नॉर्मल है उसके लिए सिंपल सा है कि जो हमारे पास बुक्स हैं नॉर्मली, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने एलन के जैसे नोट्स हैं, ठीक है, उसके बाद में कैरे पॉइंट के नोट्स हैं, उनकी डीपीपीस थी, क्वेश्चन बैंक थे, तो इन सब से हेल्प मिलती है। और जैसे उसके बाद में आपकी बुक्स हैं, हमने नेट में जितनी बुक्स पढ़ी है फिजिकल केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उनसे हेल्प लीजिए, लेकिन ये देखिए कि सिलेबस में क्या है उसके अकॉर्डिंग, ये नहीं कि आप लेडर लेके बैठ गए और पढ़ने लगे, ऐसा नहीं। ठीक है, कितना पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेबस को देखिए और वहां पे फिर पढ़ते रहिए। और उसके बाद में जैसे अगर ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में मैंने जीआरबी पढ़ी थी, जीआरबी, उसमें क्या है कि पूरी ऑर्गेनिक जो है वो पीजीटी के लायक ही है। जीआरबी आईआईटी जैम के लिए होती है, वो आईआईटी जे के लिए जीआरबी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, जीआरबी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि मान लीजिए डेडिकेटेड है पीजीटी। हां, जैसे मतलब जो फिजिकल की आती है वैसे ही ऑर्गेनिक की भी आती है, वैसे ही ऑर्गेनिक की भी आती है। ओके ओके, ठीक है। और ये समझिए कि शायद इसमें से 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली आए थे पीजीटी से, और अच्छी बुक है, इस लेवल की अच्छी बुक है। जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस में वो वहाँ पे अवेलेबल है पूरा पूरा, पहली चीज। और दूसरी चीज से यहाँ पे जैसे फिजिकल में देखिए तो हमने नॉर्मल जो जेई की बुक्स हैं वो रीड की थी, उनके जो क्वेश्चन बैंक है वो सॉल्व किए थे। तो जितना हो सके जितने कोचिंग के आपको कंटेंट मिल सके, जितने क्वेश्चन के मतलब कोचिंग के क्वेश्चन, हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो आपका कंटेंट है वो कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो आकाश, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट्स के मन में कि जैसे अगर बात करें इनऑर्गेनिक के लिए तो हम लोग हुई से इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, दूसरा इनऑर्गेनिक अगर हम लोग देखें तो आई थिंक के.एस. वर्मा की बुक भी आती है इनऑर्गेनिक की। तो मतलब हमें जो बीएससी एमएससी की बुक्स हैं उन बुक्स से पढ़ना चाहिए या फिर जो 11th 12th या फिर जेई के लिए ज्यादा फोकस्ड बुक्स हैं उनसे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि कंटेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत इजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि वो प्रैक्टिकल उस पर बेसिस, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस पर बेसिस है, उसका कोई रूल नहीं है,
प्रैक्टिकल्स के आधार पर इस रूल को बनाया गया है, ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन था। तो बुक्स के लिए क्या मतलब डिफरेंस रखना चाहिए कि हुई वाली बुक्स को टोटली इग्नोर करना चाहिए, बीएससी एमएससी वाली बुक्स को, या फिर इग्नोर तो देखो टोटली तो क्या है कि लास्ट ईयर तक हम लोग इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो जो एग्जाम आया था उससे पहले के जो एग्जाम थे उसमें क्या था कि 12th लेवल तक आ रहा था, बहुत ज्यादा बेसिक लेवल का आ गया और थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन मतलब हाई चला गया। लेकिन जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें अगर आप देखो ना तो डायरेक्टली क्वेश्चन हुई से भी आया है। ओके, ठीक है, लेवल बहुत अप किया है, बहुत अप कर दिया है। ओके, मतलब पिछला एग्जाम जो था और उसके जो पहले हुआ था बहुत डिफरेंस एग्जाम है। आई थिंक 2016 में, आई थिंक 2016 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद 5 साल बाद एग्जाम हुआ है, उसके बाद 5 साल बाद बहुत डिफरेंस था। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी बुक को छोड़ सकते हो या किसी बुक पे स्टिक रह सकते हो। हाँ, बस ये है कि कितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। लेकिन ये है कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ तो आपको हुई आती है, आपने हुई पढ़ी हुई होगी। तो ये है कि पीजीटी का जब टाइम फ्रेम चल रहा होगा, जिस टाइम आप लोग उसका तैयारी कर रहे हो, उस टाइम आप हुई को लेके बैठ नहीं सकते। आपको क्या चाहिए, आपको थ्योरी नहीं चाहिए, आपको क्वेश्चंस चाहिए। तो क्वेश्चंस के लिए आपको जेई पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ओके, आप वहाँ पे थ्योरी लेके नहीं बैठ सकते, इसलिए वहाँ पे कि हाँ जितने क्वेश्चंस मिल सके उतना अच्छा है। क्योंकि क्वेश्चंस से थ्योरी कवर हो जाएगी, लेकिन थ्योरी से क्वेश्चन नहीं कभी कवर हो पाएंगे। अच्छा, इसमें आकाश क्या है कि इसमें आकाश जैसे एक ये सवाल होता है कि जैसे हम जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एमएससी कर रखी है और एमएससी करके हमें अच्छा खासा नॉलेज है टॉपिक का, तो हम पहले 1 बाय 1 सारे सिलेबस को कवर करें, उसके बाद उसके साथ पीजीटी के प्रीवियस ईयर करते रहें सिर्फ, और उसके बाद जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस पर ध्यान दें, या फिर एक टॉपिक को जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो उस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें उसी समय कर लेने चाहिए? वैसे तो ये अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक कर रहे हैं उसके साथ में उसके मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेने चाहिए और फिर उसके बाद कंबाइन क्वेश्चन बाद में करने चाहिए। क्योंकि एक तो क्या है कि कुछ टाइम आपने क्वेश्चन किए तो आपको आइडिया मिल गया कि हमारा क्या चीज छूटा हुआ है, ठीक है, और आपने उसको कवर कर लिया। और अगर आपने क्या किया उस टाइम क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया और बाद में किया तो आपका क्या छूटा हुआ है वो आप कवर नहीं कर पाओगे। तो दोनों चीज करनी चाहिए, उस टाइम भी क्वेश्चन करो जितने हो सके और बाद में किसी और सोर्स से उसी टॉपिक के दूसरे क्वेश्चन करो। ओके, दैट वाज अ गुड पॉइंट। सो आकाश, सिलेबस के बारे में हमने बात करी कि हमें सिलेबस को देखते हुए अपना हुई से और केएस वर्मा से, और क्वेश्चंस के लिए अगर हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो हम जेई मेंस और एडवांस के वहां से हम सोर्स असाइनमेंट्स को इकट्ठा करें। और जेई एडवांस नहीं, नीट लेवल तक या फिर जेई मेंस लेवल तक। हाँ, मतलब एडवांस तो कोई जाना ही नहीं है। ओके, ग्रेट। सो मतलब वही, मतलब जो लेवल एग्जाम प्रीवियस ईयर का है उससे मैच करते हुए हम चलिए नीट के असाइनमेंट्स पर फोकस कर सकते हैं। और इसके अलावा एक यूथ कंपटीशन करके आई थिंक एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की, जिसमें नेट के, सेट के, उसका सॉरी यूपी पीजीटी के, टीजीटी के, यूपी पीसीएस करके आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उस बुक के बारे में, उस बुक से प्रैक्टिस करना उससे भी ठीक रहेगा या फिर बहुत अच्छा रहेगा? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट क्या क्वेश्चन पूछती है नॉर्मली वो अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पता है क्या होते हैं, हम लोग जैसे नेट लेवल पे सॉल्व करते हैं ना, तो जब उस बुक को आप देखोगे तो क्वेश्चन अलग ही होते हैं, वो हमने क्वेश्चन देखे भी नहीं होते। जैसे एग्जांपल ले लो कि जैसे ऑर्गेनिक में ना ग्लिसरॉल होता है, तो वो ग्लिसरॉल टॉपिक हम लोग नॉर्मली पढ़ते नहीं है, लेकिन उसके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिएक्शन के टाइप में आते हैं। तो वही सब है, जब यहाँ देखोगे ना कि वो लोग किसी से फोकस्ड हैं तो सही रहेगा। और जो सेट के एग्जाम होते हैं ना वो बहुत बेनिफिट होते हैं अगर उनको तुम लोग देख के पढ़ोगे तो क्योंकि वहां पे चीजें मिलती है तो वो अच्छा रहता है थोड़ा सा। सो माफ करिएगा, थोड़ा सा जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सेट का पेपर भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। सेट के पेपर बेनिफिशियल होते हैं, और अगर हो सके, अगर टाइम हो, अच्छा टाइम हो, तो आप आगे अदर स्टेट के भी सेट कर सकते हो। जैसे कर्नाटक है और वेस्ट बंगाल है, उसके बाद में आप तमिलनाडु है, यहाँ बिहार का सेट कर सकते हो। तो जितने सेट कर सको ना, सेट एग्जाम जितने भी होते हैं, जितने स्टेट होते हैं, सब कर लो अगर टाइम है तो आपके बेनिफिट में है। तो अगर बात करें जैसे 3 महीने में अभी एग्जाम आने वाला है, तो कई लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम होगा, तो उन्हें सबसे पहले सोर्स ऑफ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का रखना चाहिए, वो सबसे पहले क्या सीक्वेंस होना चाहिए कि पहले सबसे बेसिक तो यही प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद फिर ये प्रैक्टिस करना। सबसे पहले और जो सफिशिएंट है ना वो है कि नीट लेवल तक के क्वेश्चन,
नीट लेवल जैसे अगर फिजिकल ले लो तो वो आती है, एन अवस्थी आती है नीट लेवल की। एन अवस्थी, ओके। हाँ, एडवांस लेवल नहीं, मीन्स लेवल भी नहीं, केवल नीट लेवल। नीट लेवल, तो ओके उसको लगा लिया तो वो सफिशिएंट है, ओके और हाई लेवल नहीं जाना है। ओके ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए मैंने बोल दिया वो जीआरपी। ओके इनऑर्गेनिक के लिए भी एन अवस्थी आती है, ओके और एन अवस्थी नीट लेवल की है। ओके ओके तो इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक बहुत है। है। तो मैं इन बुक्स का नाम भी क्लियर करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तो बात हो गई कि सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस हमें कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है। अब प्रैक्टिस की बात करी जाए तो टेस्ट की अगर बात करी जाए, जैसे एक बार हम सिलेबस कवर कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस का क्या रोल रहता है इस एग्जाम में? प्रैक्टिस का तो बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि ये 3 घंटे का एग्जाम नहीं, 2 घंटे का एग्जाम पहली बार। हाँ और 2 घंटे की एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, तो टाइम का लगता है कि टाइम तो खत्म हो गया और क्वेश्चन बचे रह गए। तो मेन चीज क्या है कि अगर आप 2 घंटे को बैठोगे ना रोज रोज, कम से कम कुछ नहीं हो 1 महीना, ओके 2 घंटा बैठ के पेपर लगाओगे, तब वहां जाके आप बहुत इजीली आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। वरना क्या होगा ना कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी। क्योंकि 3 घंटे के एग्जाम में टाइम मिल जाता है और दिमाग सेट हो जाता जाता है। हाँ लेकिन 2 घंटे एग्जाम में कभी टाइम सेट नहीं कर सकते आप। तो इसलिए क्या होता है, घर से पहले से इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि वहां जाके पढ़ना भी इसका नहीं। तो कम से कम हमारे पास पेपर इतने होने चाहिए हार्ड कॉपी में कि आप बैठ के 2 घंटे वहां पे लगा सकते। तो प्रैक्टिस के बाद और फुल टाइम टू टाइम 2 घंटे का टाइम लेंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छा, आई थिंक 2 घंटे में 125 क्वेश्चंस करने होते हैं, और 125 क्वेश्चन करने हैं। और आकाश आपका, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि क्वेश्चन पेपर ले लिया, उसको सॉल्व किया, क्वेश्चन पेपर लिया, उसको सॉल्व किया और उसके आगे बैठ गया, बस ऐसा नहीं करना होता। क्या है कि पेपर लो, सॉल्व करो और उसके साथ में ओएमआर लेके उसका गोला भी फिल करो, क्योंकि गोले फिल करने में टाइम पहुंच जाएगा और वो वहां 2 घंटे में बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, मैटर नहीं करता, 2 घंटे बहुत मैटर करेगा, बहुत मैटर करेगा। आकाश आपका होता तो वो प्रैक्टिस बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा। आकाश आपका 2021 में कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितने आपके सही थे, और क्या नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस एग्जाम में? क्वेश्चन तो पूरे किए थे क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। okay. तो 125 पूरे अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद में जो मेरी आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग 101 या 102 क्वेश्चन वहां पे सही थे। 101 या 102 क्वेश्चन। और आपकी रैंक कितनी थी आकाश एग्जाम में, जो फाइनल मेरिट थी? रैंक में 10th रैंक थी, फाइनल जो मेरिट है उसमें 10th रैंक थी। ओके ओके। सो आकाश लास्ट ईयर जो मतलब आपने जब एग्जाम दिया था 2021 में, तो कितनी टोटल सीट्स थी पीजीटी की केमिस्ट्री सब्जेक्ट? टोटल सीट जो थी वो 98 थी, टोटल सीट 98 के अप्रॉक्स थी। 98 थी, और उसमें आपको 98 स्टूडेंट्स में 10th रैंक आपकी आई हुई थी। 10th रैंक। ओके ओके। सो एक बात हम सबके दिमाग में अब क्लियर हो गई है कि हमें सिलेबस को बहुत थोरोली कवर करना है। जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनको पूरा करना ही करना है, और जो टॉपिक्स लगते हैं कि बहुत मेन स्ट्रीम पर नहीं रहते हैं, ज्यादा पढ़ाए नहीं जाते हैं, जिनका ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, उन टॉपिक्स को भी ध्यान देना है, क्योंकि वो हमारे की पॉइंट्स होंगे जो हमें बाकी स्टूडेंट से आगे ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर पेपर थोड़ा सा इजी होता है, और ज्यादा से ज्यादा उसे अटेम्प्ट जितना ज्यादा जो कर पाएगा और इतनी ज्यादा एक्यूरेसी से, तो इसका मतलब है कि एक तो सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करना, और दूसरा प्रैक्टिस कम से कम 1 महीने, अराउंड 20 to 30 सेट्स आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए होंगे। ओके आकाश, ओके ओके। तो सेफ स्कोर का कुछ इसमें कॉन्सेप्ट होता है या फिर कुछ कह नहीं सकते? सेफ स्कोर तो डिपेंड करता है सीट पे, कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि हाँ 89 और 90 के आसपास सेफ होता है। ओके ओके, मतलब 90 to 100 89 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन कर लिए तो हो सकता है, चांस है कि हो जाए। और आपने आकाश जब प्रैक्टिस करी थी तो उस समय आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे थे, कि मतलब आपने किस तरीके से वो 125 क्वेश्चन की कोई टेस्ट सीरीज कहीं से ज्वाइन करी थी, या फिर कैसे? मतलब अगर हमें जैसे प्रैक्टिस करनी है कि हम चाहते हैं कि हमें को प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज आपने मतलब कहाँ से ज्वाइन करी थी, किस जगह से टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी थी? और जिनके पास टेस्ट सीरीज ना मिल रही है, रिलायबल टेस्ट सीरीज ना हो, तो फिर अपने अपनी तरह से कैसे यूज कर सकते हैं मतलब क्वेश्चंस को? नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक है, प्रैक्टिस बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है, और जनरल क्वेश्चन थे, ये नहीं कि लाके क्वेश्चन पिछले ये डाल दिए है, ऐसा नहीं था।
प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, पहली चीज तो वो। हाँ। अगर वहां से नहीं करना तो उसके बाद में आप किसी भी कोचिंग, ठीक ओके, है, मतलब हम किसी लेकिन वहां पे क्या है कि आपको फील नहीं आएगा क्योंकि वो सब आपके हाथ में रहेगा। तो बेस्ट है कि आप कहीं ऐसा ज्वाइन कर लो जहाँ पे इस एग्जाम के लोग भी हों, तो जो टेस्ट दे रहे हो और जिनकी रैंक आपको दिखे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कि किस तरीके से, मतलब कुल मिला के प्रैक्टिस करनी है। और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके अलावा अगर बात करी जाए कौन से क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, तो नीट लेवल पे, और जो आपका ये यूथ कंपटीशन नीट वाले लेवल की बस। यूपी गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स है टीजीटी पीजीटी के, वहां से भी आप करिए। और तो ये तो बहुत बड़ी मदद हो गई। और इसके बाद आकाश इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। इंटरव्यू की तरफ चलते हैं आकाश। हाँ, इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। इंटरव्यू का क्या रोल होता है, क्या वेटेज होता है मेरिट में, और थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताइए आकाश। इंटरव्यू का वेटेज तभी है जब आप टॉप रैंक में नहीं हो। अगर आप जैसे कॉर्नर पे हो तो वहां पे तो इंटरव्यू बहुत मैटर करता है, या फिर आप बीच में हो तब मैटर करता है। ओके। अगर आप टॉप रैंक में हो तो बस इतना ही है कि हाँ आपको कौन सा कॉलेज मतलब चाहिए और उसको लेने के लिए आपको इंटरव्यू अच्छा देना पड़ता है, बस ये है। तो और बाकी क्या है कि यहाँ पे जो पीजीटी का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था वो बहुत ही रफली हुआ था, मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, वो भी बस रैंडमली कि कुछ भी पूछ रहे हैं, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलिए ऐसा। तो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो बस ऐसे ही हो गया। तो कितने मार्क्स का वो सब इंटरव्यू लग पे होता था, है? 50 मार्क्स का इंटरव्यू था। ओके। और ऑलमोस्ट ये था कि सबको ऐसे ही मिल रहे थे मार्क्स, बाकी तो सबको पता ही है यूपी में क्या होता है। कितने मार्क्स आपको, कितने मार्क्स मिले थे? मेरे 43 थे। 43 मार्क्स, ओके। और 125 मार्क्स के टोटल स्कोर कितना होता है रिटन एग्जाम का? 125 मार्क्स का 450 होता है। 450। तो 500 फाइनल मेरिट 500 मार्क्स की होती है। 500। और इसमें कोई कट ऑफ भी जाती है कि इतने नंबर पर के ऊपर स्टूडेंट्स क्वालिफाई? कट ऑफ नहीं था, कट ऑफ नहीं था वो। हाँ, ये सब सबसे लास्ट में आता है रिजल्ट के बाद, जो मेरिट लिस्ट आती है, उससे पहले कोई मार्क्स का नहीं आता। मतलब सीधा मेरिट आती है, आपको बताया जाएगा आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए? नहीं, मेरिट भी सबसे लास्ट में आती है, उससे पहले नाम आ जाएगा बस। अच्छा, नाम आपका सिलेक्शन हो चुका है। ओके ओके ओके, ठीक है। और जब सब कुछ हो जाएगा, रिजल्ट आ गया, सब पैनल आ गया, पैनल के बाद में मेरिट आ जाएगी, हाँ आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी रैंक कितनी है, बस। ओके ओके। मार्क्स सबसे लास्ट में डिस्क्लोज होते हैं। मार्क्स सबसे लास्ट में डिस्क्लोज, ओके। अच्छा, इसमें से हम क्या कोई टॉपिक्स छोड़ भी सकते हैं अगर टाइम कम है स्टूडेंट के पास? ये भी मेरे पास कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन पड़े हुए हैं कि क्या हम कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ने का तो वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। ओके, हाँ, जैसे मान लो किसी की ऑर्गेनिक वीक है, इनऑर्गेनिक वीक है, फिजिकल वीक है, तो क्या तीनों पर सीधी सी बात है, अगर तीनों कवर होंगे तो ज्यादा स्कोर होगा, ये तो बात सही रहती है। लेकिन कुछ ऐसा है क्या कि फिजिकल थोड़ी सी कम आती है, ऑर्गेनिक कम आती है, या फिर इनऑर्गेनिक कम आती है? नहीं, जो पीजीटी का एग्जाम था उसमें सब कुछ बैलेंस था, पेपर बहुत बढ़िया था, पेपर तो लेवल का पेपर आया था। लेकिन क्वेश्चन छोड़ने की बात है तो ये है कि अगर आपको लगता है कि कुछ छोड़ने हैं, आपको मतलब कुछ टॉपिक मतलब कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो जो मेन क्वेश्चन नीट लेवल तक आते हैं उनको देखिए, और जो बाकी और जो टॉपिक है इसमें वो फिर छोड़ दीजिए। वही है कि वो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आगे लेके जाएंगे तब जब आपको रैंक लानी है। सही बात है। लेकिन जब आपको केवल सिलेक्शन चाहिए तो फिर तो आप केवल सिलेक्शन के लिए वो टॉपिक लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ओके, जिसमें सब लोग कंफर्टेबल है और आप उनसे आगे थोड़ा सा जा पाओ। सही बात। लेकिन जब आपको ये है कि रैंक लानी होती है तब तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब रैंक नहीं लानी, सिर्फ सिलेक्शन लेना है, तो फिर तो जो आपके बेस्ट टॉपिक हैं, जो स्मूथली आते हैं, जो मतलब रेगुलरली आते हैं, उनको सब डाई है का क्या है कि शायद आए शायद आ गया है, तो छोड़ दिया इस टॉपिक को। ओके, ये है कि बहुत लंबा टॉपिक नहीं पढ़ना। अब जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है तो बहुत लेंथी टॉपिक है, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ टॉपिक है तो बहुत लेंथी टॉपिक है, तो ये सब टॉपिक में से क्वेश्चन पिछले साल तो नहीं आए थे, तो ये है कि छोड़ सकते हैं। लेकिन वो है कि उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो फिर वो रैंक डिसाइड हो जाती है। बिल्कुल। तो मतलब कि आपको रैंक लानी है कि आपको सिलेक्शन चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब सीधा साधा हम एक बात बोल सकते हैं कि भाई अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आप जो आपको टॉपिक्स आते हैं वो कवर करो, नीट लेवल के एग्जाम पे प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, सिलेबस कवर करो, और उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप
उन टॉपिक्स को भी करिए जो टॉपिक्स लोग अधिकतर नहीं करते हैं, जो आपकी अच्छी रैंक आपको दिलाने में मदद करेंगे। इंटरव्यू आपका मेन रोल प्ले नहीं करेगा, जितने आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे 450 में, वहीं से आपका मेन डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। क्यों? वो लग है वहां पे क्या होता है, इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके, सो सोर्स ऑफ स्टडी के बारे में बात हो गई। एनसीईआरटी से पढ़ने का मतलब तो फिर वही हो गया, एनसीईआरटी तो कवर ही करनी है, नीट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी को करने, लेकिन अभी टाइम नहीं होगा तो फिर एनसीईआरटी पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब नहीं बनता अगर टाइम नहीं तो। और सर आकाश, लाइफ कैसी है? सबसे लास्ट में बात करते हैं। लाइफ तो अच्छी है, स्मूथ है, टाइम मिलता है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा नहीं कि हेक्टिक लाइफ है, मजा आता है काम करने में। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ टाइम पे वर्कलोड होता है, लेकिन नॉर्मली धीरे धीरे आप सब स्मूथ चलता है। ओके, सो दैट वाज इट गाइस। हम लोगों ने लगभग सारे पॉइंट्स पर बात कर ली है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आकाश सर से पूछना हो तो आप प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आकाश सर के थ्रू या फिर हम अपनी तरफ से उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम दिया और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, और होपफुली ये मदद करेगा आप सभी को जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप सभी लोग भाई पीजीटी का एग्जाम क्रैक जरूर करें। यूपी पीजीटी के अलावा भी अगर आप किसी दूसरे पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप पॉइंट्स तो यही ध्यान रखने होते हैं जो अभी हमने डिस्कस करा आकाश सर के साथ। सो बिग थैंक यू आकाश सर टू यू, एंड आप सभी लोग प्लीज थैंक यू जरूर कहिएगा आकाश सर को डिस्क्रिप्शन में। और बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप आकाश लास्ट में कुछ गाइडेंस फाइनल लास्ट बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि भाई आखिरकार मोटी माटी बात बस यही है, प्रोफेशनल हो गया, लेकिन आखिर वाला तो यही है बस कि सिंपल सब कुछ छोड़ दो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो जितनी कर सकते हो। अगर थ्योरी भी छोड़ दोगे तो क्वेश्चन से काम हो जाता है, क्योंकि हमें इस लेवल पे आके इतनी नॉलेज होती है कि हम थ्योरी आती है, हम थ्योरी पे चिपके होते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन पे नहीं आते। सिंपल है, क्वेश्चन कर लो, थ्योरी छोड़ भी दो तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। सो इस मूल मंत्र के साथ हम आज के इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं, एंड अ बिग थैंक यू आकाश वंस अगेन। बाय। ठीक है।